पर मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार रीट लेवल 2 मेंस एग्जाम या थर्ड ग्रेड टीचर के लिए जो है कंटिन्यूअसली साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और साइंस की क्लासेस के अंतर्गत हम पहले कंप्लीट कर रहे थे अपने बायोलॉजी के पोर्शन को, और उसके अंदर हमारा टॉपिक था कोशिका यानी कि सेल की संरचना और उसकी प्रक्रिया के बारे में अपन बात कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने लास्ट क्लास के अंदर समझा था कहां तक की बातों को, तो कोशिका द्रव्य क्या होता है वहां तक की बातों को, जिसके अंदर मैंने बताया था कि जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में होता है उसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य। क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और अब इसके अंदर जो है विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं जिनकी हमें बात करनी है। और अगर हम बात करें कोशिकांगों की तो उसके अंदर हमारा सबसे पहला जो कोशिकांग आता है वह आ जाता है अंतःप्रदवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अपन बात करेंगे। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहता है और ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिकाएं दोस्तों होती है, ठीक है। जंतु कोशिका और पादप कोशिकाएं जो होती है उनके कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है, और इन जालिकाओं को ही क्या कहा जाता है? अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं, ठीक है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाएं होती है। उन सभी नलिकाओं का एक घना जाल होता है, उस जालिका को ही हम कहते हैं अंतःप्रदवी जालिका, ठीक है। अब ये जो अंतःप्रदवी जालिका होती है वो किसकी बनी होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये बनी होती है लाइपोप्रोटीन की, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। किसकी बात करेंगे? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ये चीज आपको याद रखनी है कि अंतःप्रदवी जालिका लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, और ये कोशिकाओं के अंदर समांतर रूप से नलिकाओं के रूप में फैली हुई होती है। और ये जो अंतःप्रदवी जालिका है इसका विस्तार दोस्तों केंद्रक की बाह्य झिल्ली जो होती है वहां से लेकर के प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। तो आप लिखोगे कि केंद्रक की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक, ठीक है। तो अंतःप्रदवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं के अंदर फैली हुई एक जाल है और कुछ नहीं है, उस जालिका को ही हम कह रहे हैं अंतःप्रदवी जालिका। और ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, और ये जो है कोशिका के अंदर समांतर नलिकाओं के रूप में फैली हुई रहती है। और कोशिकाओं के अंदर इसका जो विस्तार है वो केंद्रक की बाह्य झिल्ली से लेकर के प्लाज्मा झिल्ली तक होता है, ठीक है। अब ये जो अंतःप्रदवी जालिका है जिन्हें इंग्लिश में कह रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो मैं ER लिख रहा हूं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की, इसको मिटा देंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, ठीक है। अब ये दो टाइप्स कौन कौन से हैं? तो पहला टाइप इसके अंदर आ जाता है चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, चिकनी ER, ठीक है। चिकनी ER का मतलब है चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, और इसे जो है इंग्लिश में कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसीलिए कहा जाता है SER। और
दूसरा होता है आपके खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका यानी खुरदरी ER। तो इसे क्या कहा जाएगा फिर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अंतःप्रदवी जालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है SER और एक होती है RER। ठीक है, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका और आपकी क्या होती है? आपकी होती है खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। अब अपन बात करेंगे चिकनी अंतःप्रदवी जालिका के बारे में पहले, यानी अपन पहले बात कर रहे हैं SER के बारे में। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका के बारे में अपन बात करेंगे। तो SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है इसके बारे में। तो ये जो दोस्तों कोशिका होती है, ये अंतःप्रदवी जो जालिका होती है, इनकी जो झिल्ली होती है वो चिकनी होती है। अब वो जो सतह है इनकी, जो झिल्ली है इनकी, चिकनी होने का कारण ये है कि इसकी सतह पर, एक सेकेंड जक्की लग दिया, इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, SER है, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका है, उनकी सतह पर क्या नहीं होता है? राइबोसोम जो है वो नहीं होते हैं, और उस राइबोसोम के नहीं होने के कारण ही ये चिकनी अंतःप्रदवी जालिका कहलाते हैं। और लिपिड स्त्राव के लिए ये जो है आपके क्या होती है? उत्तरदायी होती है। तो आप लिखोगे लिपिड स्त्राव के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो SER के अंदर दो चीजें याद रखनी है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी फुल फॉर्म है, और इनकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, और ये लिपिड स्त्राव के लिए उत्तरदायी होती है। चलो भाई, अब SER के बाद में दूसरा टाइप कौन सा था अपना? RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। अब ये जो खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका है, इनकी जो बाहरी सतह होती है, बाहरी झिल्ली होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। क्या होता है? छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। अब वो जो छोटे छोटे कण होते हैं वो राइबोसोम के होते हैं। तो यानी आप ये लिख सकते हो कि इसकी सतह पर राइबोसोम, इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो RER का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि आपकी जो अंतःप्रदवी जालिका है उसकी सतह पर यदि राइबोसोम पाया जाता है तो उसे हम किस में इंक्लूड करेंगे दोस्तों? RER में, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके अंदर आप याद रखोगे कि जब आपके राइबोसोम पाया जा रहा है सतह पर, तो वो क्या काम आएंगे? तो वो काम आते हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तो आप ये लिख लो, प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी। ठीक है, तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है कौन? ये जो हमारी खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका है वो, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER जो है वो हमारे प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है, और इसकी सतह पर
जो है राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद में आपको और भी कई चीजें याद रखनी है, जैसे कि ये जो हमारा देखो यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण में ये काम आता है, और जो ये चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है ये वसा व कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। ठीक है, तो आपने देखा कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका वे जालिका है या वे कोशिका है, आप जो कह सकते हैं, या वे कोशिकांग है जिसकी झिल्ली पर आपके चिकनीपन होता है, चिकनापन होता है, क्योंकि उसकी झिल्ली जो है उसके ऊपर किसी प्रकार के कोई छोटे छोटे कण नहीं पाए जाते। इसका मतलब वहां पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसीलिए वो लिपिड स्त्राव के लिए उत्तरदायी है। और वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में कौन भाग लेता है? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। जबकि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जो राइबोसोम के होते हैं, यानी RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, और जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। क्लियर है? यहां तक की बातें आप लोगों को याद रखनी है। अब आप लिखेंगे ER यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में, कि अंतःप्रद्रवी जालिका केंद्रक से कोशिका द्रव्य में, केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवंशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाती है। यानी ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, इनका क्या काम है? तो केंद्रक से कोशिका द्रव्य में जो हमारे आनुवांशिक पदार्थ है वो आसानी से जा सके, उनके लिए पथ बनाने का काम करती है। और ये जो है कोशिका द्रव्य को, ये सब पूछा जाएगा। देखो दोनों चीजें हैं, संरचना भी है जिसके अंदर अपन ने देख लिया कि अंतःप्रद्रवी जालिका क्या है, ये किसकी बनी होती है, ये सब। और साथ में क्या लिखा? कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, यानी इनके प्रत्येक के कार्य भी बताने हैं। तो अंतःप्रद्रवी जालिका का पहला काम क्या है? केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थों को आने जाने में मदद करे। दूसरा इनका काम है कि जो कोशिका द्रव्य है, जिसके बारे में अपन कल बात कर चुके हैं, तो कोशिका द्रव्य को यांत्रिक यानी मैकेनिकली सपोर्ट करना, यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। इसका मतलब ये जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका द्रव्य को, यहाँ कोशिका को नहीं, कोशिका द्रव्य को यांत्रिक यानी मैकेनिकली सपोर्ट देती है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। और आप लिखेंगे इसके अंदर कि जब कोशिका विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली, कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग
लेती है। ठीक है, तो जो कोशिका विभाजन होता है तो उस कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट और कोशिका झिल्ली, दो जो चीजें होती है, कोशिका प्लेट यानी सेल प्लेट और केंद्रक झिल्ली, इन दोनों के निर्माण में भी भाग कौन लेता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदवी जालिका। इसके कारण ही ये भाग लेती है, इसके कारण ही, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, इसके कारण ही कोशिका का सतही क्षेत्र मतलब सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाता है। यानी जब ये जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी वजह से ही क्या होता है, कोशिका जो होती है उसका सरफेस एरिया जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। तो आप बोलेंगे मेरे साथ में एक बार वापस से कि अंतःप्रदवी जालिका जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना एक जाल है और इस जाल को ही अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। यह अंतःप्रदवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और कोशिका के अंदर समांतर नलिकाओं के रूप में फैली रहती है। कोशिकाओं में इनका विस्तार कभी कभी जो है हमारे कह सकते हैं, मैंने जो पॉइंट लिखवा दिया कि केंद्र की बाह्य झिल्ली से लेकर के प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। अंतःप्रदवी जालिका दो प्रकार की होती है। पहला टाइप बताया चिकनी अंतःप्रदवी जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। ठीक है, वो चिकनी होती है क्योंकि उसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है और वो लिपिड स्त्राव के लिए उत्तरदायी है और वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उत्तरदायी है। फिर बात आ जाती है खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका की। तो खुरदरी वो है ही इस वजह से क्योंकि इसकी सतह पर छोटे छोटे कण हैं और वो छोटे छोटे कण है किसके? तो राइबोसोम के पाए जाते हैं। तो राइबोसोम किसके ऊपर होते हैं, खुरदरी या चिकनी पर? तो खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है और ये जो हमारी अंतःप्रदवी जालिका है, ये देखो SER कंप्लीट हुआ, RER कंप्लीट हुआ, अब अपन बात कर रहे हैं टोटल ER के बारे में। तो ये जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम क्या होता है? तो केंद्रक से कोशिका द्रव्य में जो आनुवांशिक पदार्थ जा रहा है उसको जाने के लिए पथ बनाती है, उसके लिए मार्ग बना करके देती है उसको। और जो कोशिका द्रव्य होता है दोस्तों, जिसे हमने कल बात करी थी, साइटोप्लाज्म कहा जाता है, वो साइटोप्लाज्म जो होता है उसको यांत्रिक रूप से मैकेनिकली सपोर्ट देता है, उसको सहारा प्रदान करता है। और जब कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन हो रहा होता है, उस समय कोशिका प्लेट और केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भी भाग लेती है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये इसके भाग लेने के कारण ही जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, उसका सरफेस एरिया, सतही क्षेत्र जो है वो काफी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से यह अंतःप्रदवी जालिका जो कि पहला कोशिकांग है वो हमारे होता है कंप्लीट। ठीक है, चलो अब हमारे दूसरा जो कोशिकांग आएगा वो दूसरा कोशिकांग कौन सा है? तो दूसरा कोशिकांग है दोस्तों राइबोसोम। क्लियर है? चलो भाई, तो अब अपन बात करेंगे B टाइप राइबोसोम की। तो आप लिखेंगे राइबोसोम। ठीक है, चलो भाई, तो राइबोसोम को इंग्लिश में राइबोसोम ही कहा जाता है। स्पेलिंग अगर लिखनी है तो लिख लीजिए राइबोसोम। अब ये जो राइबोसोम है इसकी अपन बात करेंगे और एक कल थोड़ी सी डिमांड थी कि भाई थोड़ा बड़ा लिखा करो, तो आज बड़ा लिखेंगे। ये राइबोसोम जो है इसकी खोज किसने करी? तो इसकी खोज करी थी पेलेड ने। किसने करी थी? पेलेड ने इसकी खोज करी थी। और कब करी थी दोस्तों? तो 1955 ईस्वी में। ठीक है, ये चीज याद रखना
कि राइबोसोम की जो खोज की गई थी वो पैलेट के द्वारा की गई थी 1955 के अंदर। और ये जो राइबोसोम होते हैं ये छोटे कण होते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि केवल इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसकी सहायता से ही ये दिखाई पड़ते हैं। और ये जो है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह पर लगे रहते हैं। ठीक है, अब वो अकेले अकेले भी डॉट 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 भी हो सकते हैं, एक साथ गुच्छे के रूप में भी हो सकते हैं। और जहाँ ये गुच्छे के रूप में होंगे वहाँ एक से ज़्यादा होंगे, और जो चीज़ें एक से ज़्यादा होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉली वर्ड यूज करते हैं। तो पॉलीराइबोसोम कहलाते हैं जहाँ एक से ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये जो राइबोसोम है ये दोस्तों अपने प्रोटीन व RNA की बनी होती है। ठीक है, इसकी जो ये संरचनाएं होती है राइबोसोम की वो RNA और प्रोटीन की बनी होती है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। और ये प्रोटीन संश्लेषण के अंदर भाग लेता है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये अपना यहाँ पर जो है राइबोसोम हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट अपने आ जाता है गोल्जी उपकरण। ठीक है, क्या आ जाता है, गोल्जी उपकरण, या आप इसी को गोल्जी काय के नाम से पढ़ते हो। ठीक है, तो गोल्जी काय, अगर थोड़ा छोटा बड़ा और कुछ करना हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण की, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या कहा जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो खोज करी है वो किसने करी, सबसे पहले आप ये लिखिए। तो इसकी खोज की गई थी कैमिलो गोल्जी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय की जो खोज की गई है वो कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, तो 1898 ईस्वी में। ठीक है, कब, 1898 1898 के अंदर इसकी खोज की गई थी। ये जो है दोस्तों बेसिकली ऐसे छोटे छोटे से जो है छड़े जो होती है उसके रूप में या गुच्छों के रूप में ये पाए जाते हैं। और पादप कोशिका के अंदर ये जो है कोशिका द्रव्य में एक छड़ के समान जो मुड़ी हुई, जैसे अपने मारवाड़ी में क्या होंगे डोगरा गेड़िया लेन 11 गेड़िया रे आकार रहा, ये जो है मल है। ठीक है, जड़नोपे की और डिक्टियोसोम जो अपने छड़ के समान होती है और उस छड़ के समान जो आकृति होती है उसे कहा जाता है डिक्टियोसोम कहते हैं। ठीक है, तो पादप कोशिका में आप लिख सकते हैं ये पॉइंट, किसके अंदर, तो पादप कोशिका में, पादप कोशिका में आपके ये जो है एक छड़ के समान होती है। कैसी छड़, वो भी मुड़ी हुई छड़ के समान। ठीक है, तो मुड़ी हुई छड़ के समान होती है ये। और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपके डिक्टियोसोम। क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। समझ में आ गई बात, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है दोस्तों उसकी सहायता से इसे देखा जाता है। तो हम देखते हैं कि झिल्ली से गिरी हुई अनेक प्रकार की इसके अंदर फिर जो है आपको नलिकाएं वगैरह मिल जाएगी, जिनको हम जो है अलग अलग नाम देते हैं, कूड़िकाएं वगैरह। और ऐसी इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल इसकी मतलब ये कह सकते हैं कि अंदर की अगर संरचनाएं देखनी है तो आपको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता होगी, जिसकी हमें यहाँ पर कोई जो है ज़रूरत नहीं है। आपको केवल एक चीज़ याद रखनी है इसके अंदर कि ये जो हमारा गोल्जी काय है ये कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, जैसे कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर आपके जैसे जीवाणु है, ठीक है, या
नील हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल। ये आई थिंक बड़ा ही ज़्यादा ही हो रहा है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, बहुत कम चीज़ें आ रही है। तो नील हरित शैवाल है, या फिर आप और कह सकते हो स्तनधारी। एक सेकेंड, ये स्तन हो गया, तो स्तनधारी की आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पुलेट्स, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं कुछ, जिनके अंदर, तो आप लिखोगे नील हरित शैवाल आ गया, जीवाणु आ गया, स्तनधारियों की आरबीसी, इनमें गोल्जिकाय नहीं पाया जाता, गोल्जिकाय नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो जीवाणु है, नील हरित शैवाल है, और हमारे स्तनधारी की जो आरबीसी है, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उनके अंदर गोल्जिकाय नहीं पाया जाता है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। और जो ये गोल्जिकाय है, ये क्या करता है, तो ये लाइसोसोम, जिसकी अभी हम आगे बात करने वाले हैं, तो एक तो हमारे लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है, ठीक है। तो लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम जो होता है, उसके निर्माण में कौन मदद करता है, तो गोल्जिकाय या गोल्जी उपकरण मदद करता है, ठीक है। और आप इसके अंदर याद रखोगे कि जो पादप कोशिका होती है, क्या, पादप कोशिका, प्लांट सेल, पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में सहायता करता है, ठीक है। तो पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में सहायता करता है। तो ये था हमारा गोल्जिकाय, जिसके बारे में अपन एक बार वापस से पढ़ेंगे, और मेरे साथ में आप सभी बोलते भी रहेंगे कि राइबोसोम जो है उसकी खोज किसने करी थी, तो पेलेड ने करी थी 1955 के अंदर। प्रोटीन और जो आरएनए होता है उसकी बनी हुई होती है, कौन, ये जो राइबोसोम है ये प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। फिर बात करते हैं गोल्जी उपकरण या गोल्जिकाय की, जिसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। उसकी बात करें दोस्तों, तो ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 के अंदर कर दी थी, ठीक है। कब करी थी दोस्तों, तो आपके 1898 में करी थी। पादप कोशिका जो है वो मुड़ी हुई चढ़ के समान इसके अंदर पाई जाती है, जिसे हम डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। जीवाणु, नीलहरित शैवाल और स्तनधारी की जो आरबीसी है, ये कुछ ऐसी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं जिसमें गोल्जिकाय नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम होता है, उसके निर्माण में भी ये मदद करता है। और पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में जो सहायता करता है वो कौन है, तो गोल्जिकाय या गोल्जी उपकरण ही है, ठीक है। तो आपको दोस्तों मैंने 3 अभी तक पढ़ा दिए हैं, आगे बात करते हैं।
तो दोस्तों अब जो हमारे नेक्स्ट बचे हैं लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और रसदानी यानी वॉक्यूल्स और तारकाय यानी सेंट्रोसोम और फिर हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स, उनके बारे में अपन अगली क्लास के अंदर बात करेंगे और उसके बाद में अपना ये चैप्टर भी जो है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमें केवल क्या पढ़ना है, कोशिका की संरचना के बारे में और किसके बारे में पढ़ना है, कोशिका की जो प्रकार्य व्यवस्था है उसके बारे में। ठीक है, तो यहां तक की बातें अपने होती है समाप्त। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक अपने कंटेंट को पहुंचाइए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं लगातार हम जो है कोर्स को कंप्लीट करते जा रहे हैं। मैथ्स के अंदर अपन ने 50% से ज्यादा कर दिया है, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो भी एग्जाम से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद, आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।